वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग खड़िया अनुसूचित जनजाति का डिटेल से स्टडी किए हैं। आशा करते हैं कि पिछला क्लास आप लोग देख लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे तथा अपना कलीग्स को शेयर भी कर दिए होंगे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। चलिए आज हम लोग अगला अनुसूचित जनजाति को स्टडी करते हैं। तो अगला अनुसूचित जनजाति जो है हमारा वो भूमिज जनजाति है। क्या है हमारा? भूमिज जनजाति है। तो अगला हमारा क्या है? भूमिज जनजाति है। और ध्यान दीजिएगा भूमिज जनजाति जो है ये कोलेरियन समूह का जनजाति है। क्या हमारा? कोलेरियन समूह का। तो कोलेरियन समूह में और कौन आता है मेरे भाई? याद कीजिए, पिछला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। तो कोलेरियन समूह में हमारा मुंडा भी आता है जो एक सशक्त जनजाति माना जाता है कोलेरियन समूह का। तो मुंडा का आगमन तो क्या था हमारा? महाजनपद काल के समय या तो उससे थोड़ा सा पहले, वही महाजनपद काल के समय ही मुंडा का झारखंड में आगमन हुआ था। और ये किस समूह का है? कोलेरियन समूह का है। और उसी समूह का, कोलेरियन समूह का भी कौन है? हमारा भूमिज जनजाति भी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसकी भी प्रजाति क्या है? देखिए प्रोटोस्टलियोड है। इसकी भी जनजाति क्या है? हमारा प्रोटोस्टलियोड है। ठीक है। और मुंडा की भी जनजाति क्या है? हमारा प्रोटोस्टलियोड है। मतलब मुंडा और भूमिज दोनों की जो प्रजाति है प्रोटोस्टलियोड है और दोनों के दोनों हमारा कोलेरियन समूह से आते हैं। लेकिन कोलेरियन समूह में वो सशक्त था, ये थोड़ा सा डाउन है हमारा। ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों हमारा कोलेरियन समूह में आता है। अब ध्यान दीजिएगा धनबाद में भूमिज को, धनबाद हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जिसको हम लोग मानभूम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। धनबाद यानी मानभूम क्षेत्र। तो मानभूम क्षेत्र में यानी धनबाद क्षेत्र में भूमिज को सरदार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरदार के नाम से जाना जाता है। और इनकी भाषा क्या है? मुंडारी है। तो मुंडारी को हम लोग क्या कहते हैं? होड़ो जोगर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? होड़ो जोगर, जोगर, होड़ो जोगर। ठीक है। होड़ो जगर कहते हैं मुंडारी को। तो भाई अगर इसकी भाषा अगर मुंडारी है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इसका जो भाषा है किस परिवार में आता है। तो मुंडारी लोग का जो होड़ो जोगर था सेम भाषा ये लोग का भी होड़ो जोगर है, कोलेरियन समूह है ये लोग का। तो उन लोग का क्या था? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार था। यही ना था मेरा भाई? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये जो भूमिज का जो भाषा है मुंडारी, ये भी किस परिवार का होगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का होगा। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन ये मुंडारी हमारा क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या हमारा? ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, भाषा परिवार याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं लोग मिश्रित भाषी भी हैं, कहीं कहीं लोग क्या है? मिश्रित भाषी भी हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये झारखंड की ऐसी जनजाति है जैसी जनजाति जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा हिंदू संस्करण इसलिए कहा जाता है जब स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या था? आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म शुद्धिकरण आंदोलन चलाए थे। तो इस धर्म शुद्धिकरण आंदोलन में यही चलाए थे, ठीक है, कि जो औरंगजेब या बाबर के समय, खास करके औरंगजेब के समय ज़्यादा हिंदू मुसलमान में परिवर्तित हो गए थे जान बचाने के लिए। तो बाबर के समय भी हुए थे, अकबर के समय भी हुए थे। ठीक है। और हमारा औरंगजेब के समय कुछ ज़्यादा ही हुए थे। तो जब हमारा यहाँ पर मुगल का शासन अंत हुआ और अंग्रेज जब अपना परचम लहरा रहे थे तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किए और साथ ही साथ उन्होंने धर्म शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। ठीक है। धर्म शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि मूर्ति पूजा आडंबर जो चल रहा था, इस सब आडंबर को वो बाह्य दिखावा कहे थे, ये सब हमारे वेद में, हिंदू धर्म में नहीं है। तो उसी समय हमारा जो ये शेड्यूल ट्राइबल था, ये शेड्यूल ट्राइबल जो है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ये लोग सारना को पूछता था। ठीक है। तो ये लोग जो है धर्म शुद्धिकरण आंदोलन के प्रभाव में आकर अपना आपको हिंदू कहने लगे और हिंदू धर्म अपना लिए। तो इसीलिए कहा जाता है ये एक ऐसी जनजाति है जो हिंदू धर्म का संस्करण है। मतलब कि कहा जाए कि सारनाथ धर्म जो होता है, सिंगमोंगा देवता जो होता है लोग का, ठीक है, उससे लोग सारना को छोड़ करके हिंदू देवी देवता की ओर मूव किए, जो सनातन का देवी देवता है, ठीक है, उस पर ये लोग मूव किए। तो ये कब? स्वामी दयानंद सरस्वती के धर्म शुद्धिकरण आंदोलन के
बाद हुआ है, इसीलिए कहा जाता है। अब मुंडा सारना ही रहा, इसीलिए मुंडा और भूमिज दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर मुंडा और क्या हो गया, भूमिज दोनों अलग हो गए, क्योंकि मुंडा जो है सारना ही रहा और भूमिज जो हुआ ये हिंदू संस्करण में चले गए कि हिंदू को धर्म को लोग मानने लगे, ठीक है। तो बौद्धिस्ट को भी नहीं, हिंदू को मानने लगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मुंडा हमारा क्या है, सारना रह गया और ये हमारा क्या हो गया, हिंदू संस्करण हो गया। लेकिन अभी ये लोग भी सारना ही मानते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसको हिंदू संस्करण कहा जाता है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने के बाद ये समुदाय जो है अपने आप को हिंदू संस्करण में लेके चले गए और हिंदू धर्म को अपनाया। और इसी प्रकार से जनजाति में हिंदू धर्म का क्या हुआ, क्या माने प्रवेश हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो मुख्य निवास स्थान है किसका, भूमिज का, ये हमारा क्या है, रांची है, धनबाद है, सिंहभूम है, हजारीबाग है। और घने वन के बीच में रहने वाले भूमिज को चुहाड़ का नाम दिया गया है, जिसको चोर चुहाड़ कहते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए गाली भी है चोर चुहाड़। हमारे 5 परगना क्षेत्र में जाइएगा ना, जो थोड़ा सा बदमाश लड़का टाइप से रहता है, ठीक है, जो एकदम छेछर जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, उसको बोले साला चोर चुहाड़ आदमी है ये, ठीक है। जो हमारा बस स्टैंड में ले उठाता है, चाहे बस में एजेंटी करता है और मारपीट करते रहता है, ठीक है। तो उधर 5 परगना क्षेत्र में बोले साला ये आदमी तो बड़ा चोर चुहाड़ आदमी है। चुहाड़, चोर और चुहाड़, बड़ा अच्छा ये शब्द का मेल है। एक्चुअली में चोर चुहाड़ इसलिए कहा गया कि जब आपको हम मानभूम राज्य पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें से आप लोग को बहुत सारा खड़गड़िया, मानभूम सब राज्य जब पढ़ाए हैं राजवंश में, तो उसमें अंग्रेज को लोग परेशान कर दिया था। जो आपका बलरामपुर में थाना स्टैब्लिश करवा दिया। क्या हुआ था कि अंग्रेज का जब भी खजाना जाता था मिदनापुर उस रास्ते से, रास्ते में लोग लूट लेता था, ठीक है, भूमिज लोग, और ये लोग जंगल में भाग जाता था, ठीक है। तो विल्किंसन जो है कंट्रोल ही नहीं कर पाया, लास्ट में बलरामपुर में एक थाना का स्थापना किया और यहाँ पर पंचायती में था अपना कोर्ट बैठाना शुरू किया, जैसे कि आपका ढालभूम में किया था, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लोग क्या करता था, अंग्रेज को खजाना लूट लेता था और ये लोग जंगल में चढ़ जाता था, ठीक है। तो उसी समय इस भूमिज को चुहाड़, तो चोर और चुहाड़ का नाम दिया गया। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एक भूमिज विद्रोह का दूसरा नाम चुहाड़ विद्रोह भी होता है। चुहाड़ विद्रोह, जो शहर में रह गए, मैंने गांव में रहे, उस भूमिज को कहा गया भूमिज। और जो भूमिज जंगल में पलायन करके जंगल के बीच में बीहड़ में रहने लगे, उसी भूमिज को कहा जाने लगा चुहाड़। तो देखिएगा 2 विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, भूमिज विद्रोह और चुहाड़ विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह और चुहाड़ विद्रोह जो है ना, एक तरह से देख लीजिए, देखने में दोनों सेम है, और वो भूमिज जनजाति का ही विद्रोह है। जो शहर में रह करके, जो गांव में रह करके जो भूमिज विद्रोह किए, वो भूमिज विद्रोह के नाम से हुआ। जंगल में रह के जो भूमिज विद्रोह किए अंग्रेज का, उसको चुहाड़ विद्रोह कहा गया। तो आगे जाकर के जब विद्रोह पढ़ाएंगे तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को, ठीक है। इनका जो जातीय पंचायत होती है, अपनी एक जातीय पंचायत होती है, और इस पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और ये जो प्रधान पद होता है ये वंशानुगत होता है। ये प्रधान पद क्या होता है, हमारा वंशानुगत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सारे विवाद जातीय पंचायत में निपटारा किया जाता है। जितना भी विवाद होता है लोग का, जैसे कि कुछ भी सामाजिक विवाद हो गया, शादी ब्याह से लेकर के छोड़ा छोड़ी होने वाला है, चाहे मान लीजिए मारपीट हो गया, समगोत्री यौन संबंध हो गया, अवैध यौन संबंध हो गया, गैर जनजाति यौन संबंध हो गया, तो इस टाइप का जो भी विवाद होता है, इसका निपटारा कौन करता है, हमारा इसका जातीय पंचायत करता है। जातीय पंचायत का कौन हेड होता है, प्रधान हेड होता है। साथ ही साथ इन लोग का जो जातीय पंचायत जो होता है वो पुराने रीति रिवाज पर आधारित ही संचालित होता है। नया इसमें कोई कानून नहीं होता है। जो लोग का पुराना जातीय रीति रिवाज चलते आया है, उसी के आधार पर कार्य का क्या होता है, निष्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये परंपरागत नियम कानून को मानते हैं, मतलब कि वही है वंशानुगत जो पुराना रीति रिवाज रूढ़िवादिता है, उसको ये लोग क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, पैतृक संपत्ति को ये लोग भाई में बराबर बांटते हैं। जो अगर एक बाप का 4 बेटा है तो चारों में संपत्ति बराबर बंटेगा। जो बाप का संपत्ति होगा, अपना कमाया हुआ नहीं, बाप का संपत्ति को ये लोग क्या करता है, बराबर बांटता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा बाप होगा जिसका कोई बेटा ही ना हो, सिर्फ बेटी है। मान लीजिए 1 बेटी है, चाहे 2 बेटी है, 3 बेटी है, तो ऐसे में उस बेटी को, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसका 5 बेटी है, ठीक है, 5 बेटी है, तो उसमें से बेटा है तो बेटा को संपत्ति को बराबर बांटना है। लेकिन 5 बेटी में अब संपत्ति किसको मिला, तो उसी बेटी को संपत्ति का हकदार मिलेगा।
जिसका पति ससुराल में आकर रहेगा। अगर पांचों का पति अगर ससुराल में आकर पांचों रहता है तो पांचों में संपत्ति बराबर बंटेगा। और अगर पांच में से एक का पति ससुराल में आकर बसता है, जिसको घर दामाद कहते हैं, घर जमाई कहते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो घर जमाई अगर पांच के पांचों रहता है तो संपत्ति तो पांचों में बराबर बंटेगा। अगर कोई एक घर जमाई रहता है तो संपत्ति पर पूरा अधिकार एक बेटी का होगा, बाकी चार बेटी का नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं, ठीक है ना। भाई में बराबर बंट रहा है, लेकिन बेटी में बराबर तभी बंटेगा जब उसका हस्बैंड जो है, पति जो है, ससुराल में आकर बसेगा, मतलब कि वो घर जमाई रहेगा, जिसको बोलते हैं। तो जिसका बेटा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, नावलादी संपत्ति कहते हैं। तो नावलादी संपत्ति पर अधिकार उसी का होता है जिसका बेटी का पति ससुराल में आकर रहता है। जैसे कि हमारे गांव में भी 2-4 गो शादी हुआ है अभी, ठीक है, हाल फिलहाल में। हम लोग तो हालांकि भूमिज में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा शादी हुआ है जो लड़का ही लड़की के मायके गया है। जैसे 3 शादी ऐसा देखने को मेरे गांव में हमको मिला है। जैसे तीनों रिश्ते में हमारे चाचा ही लगते हैं। गांव के हैं तो सब तो गांव में एक दूसरे को रिश्ता में बोलते ही हैं, ठीक है। नहीं, 2 चाचा एक भाई है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। देखे हैं कि रिश्ते में तो गाँव में सब एक दूसरे को कुछ न कुछ रिश्ता रहता ही है। तो 2 रिश्ता में चाचा लगते हैं और 1 रिश्ता में हमारा भाई लगता है। तो इन लोग को नावलादी संपत्ति मिला, क्योंकि जिसके लड़की के साथ शादी हुआ उसका भाई नहीं था। तो बोला उसका बाप कि हम संपत्ति पर अधिकार तभी देंगे जब ये आकर के मेरे यहाँ बसेगा। तो यहाँ लोग 5-6 भाई था, यहाँ प्रॉपर्टी कम था तो ये चल गया वहाँ पर। तो यहाँ पर भी बाप का प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला और वहाँ पूरा ससुराल के घर में पूरा हक मिल गया। जिसमें से एगो जो है, जो चाचा लोग होंगे, उनका 5 बहन है, लेकिन 5 में से 4 गो नहीं रहता है और एगो क्या है वहाँ रहता है। तो 4 गो में 4 गो को नहीं मिला और 5वां जो छोटकी वाली थी उसका हस्बैंड जा करके वहाँ रहने लगा। ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है, हमारा ये पुस्ती कोडाडी वाला क्षेत्र में, वहीं पर जा करके रहे हैं। तो पूरा संपत्ति पर वो अधिकार मिल गया है, बाकी 4 बेटी को नहीं मिला। तो एक्चुअली में उधर भूमिज का कल्चर है, क्योंकि वही हमारा बंगाल जो एरिया है, हमारा पुस्ती कोडाडी तुलिन, ये हमारा मानभूम क्षेत्र होता है। ये एरिया हमारा भूमिज का क्षेत्र हुआ करता था। तो लगभग परंपरा जो है भूमिज का देखने को इस क्षेत्र में, पुस्ती कोडाडी, तोड़ांग, झलदा, ठीक है, ये भूमिज का क्षेत्र है। आपको हम पढ़ाए भी राजवंश में, इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो लगभग जो नियम कानून है वही चलता है, चाहे वो भूमिज हो चाहे नहीं हो, लेकिन भूमिज का ये एक्चुअली में नियम कानून है मेरे भाई, ठीक है। तो यदि पुत्र नहीं है तो बेटी को संपत्ति का अधिकार तभी मिलेगा जब उसका पति ससुराल में रहेगा, मतलब कि घर जमाई रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब ध्यान दीजिएगा, समगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब एक गोत्र में विवाह बिल्कुल वर्जित है यहाँ पर। अगर ये लोग के अनुसार एक गोत्र का अगर हो जाता है तो आपस में लोग भाई बहन हो जाता है, इसलिए शादी नहीं मानता है लोग को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका उल्लंघन एक अपराध है। अगर इस समगोत्री विवाह कोई कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक अपराध है और ऐसे कंडीशन में समाज निष्कासन ही इसका एकमात्र सजा होता है। दोबारा ये लोग समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देखिए, निकट एंड रक्त संबंधी जो ब्लड रिलेशन है या कोई निकट संबंधी है, चाहे वो दूसरे गोत्र का ही क्यों ना हो, और उसके साथ अगर यौन संबंध बनाता है तो ये भी हमारा क्या है, अपराध माना गया है, ठीक है। दूसरी जाति या जनजाति के साथ भी यौन संबंध अगर बनाता है लड़की के बिना मर्जी का, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये भी हमारा क्या है, एक अपराध माना गया है। और इसकी जो सजा है, आपको समाज का निष्कासन आपको बता ही दिए थे। तो एक चीज बताइए, भूमिज जो है कोलेरियन समूह का है और मुंडा भी कोलेरियन समूह का है। तो मुंडा का सर्वोच्च देवता कौन था, हमारा सिंहबोंगा था। तो इसका सर्वोच्च देवता कौन होगा, हमारा सिंहबोंगा होगा, ठीक है। तो ये था मेरा भाई भूमिज जनजाति का डिटेल से जानकारी। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।